गुड मॉर्निंग क्लास 12। संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी तक आप क्या पढ़ चुके कि इसके प्रमुख अंग क्या है, क्या उद्देश्य है, स्थापना कब हुई और किन सिद्धांतों के अंतर्गत यह कार्य करता है। वर्तमान समय में जब से शीत युद्ध का अंत हुआ तब से यह मांग निरंतर उठती रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो शीत युद्ध की पीठिका में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के तुरंत उपरांत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, उस वक्त की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उससे अब की परिस्थितियां भिन्न है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ ऐसे परिवर्तन लाने चाहिए जो वर्तमान बदली परिस्थितियों का द्योतक हो, उससे सामंजस्य रखते हों। जो संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का जो मांग की जा रही है उसमें दो तरीके के सुधार हैं। पहला, इसकी कार्य प्रणाली में कि जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है उस प्रक्रिया में सुधार किया जाए। इसके अलावा जो उसकी बनावट है, सदस्यता है, इन सब में सुधार की आवश्यकता है। और अगली चीज़ है उसका विषय या जो उसका न्यायाधिकार का क्षेत्र है उसे कम या ज़्यादा किया जाए। तो इस प्रकार दो तरीके के सुधारों की बात की जाती है। जहाँ तक न्यायाधिकार की बात है, जुरिस्डिक्शन बढ़ाने या घटाने की बात है, तो कुछ देश ये मांग करते हैं कि जैसे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ है, शिक्षा से संबंधित जो भी मसले हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए कि वो देशों को कुछ निश्चित कार्यों को करने के लिए बाध्य कर सके। उसका न्यायाधिकार बढ़ाया जाना चाहिए, जबकि कुछ देश इसके विरुद्ध हैं। और जो प्रक्रिया से संबंधित या सदस्यता से संबंधित जो सुधार की बात है वो मेनली संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की सदस्यता से संबंधित सुधार है। इसके पहले जो ये आपकी किताब में पेज नंबर 88 पर 88 पर जो बदलाव प्रमुख हुए हैं उसे बताता है। जैसे सोवियत संघ जो एक महाशक्ति थी वो ख़त्म हो गई, उसका उत्तराधिकारी रूस है। अगला, अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर आया है, वर्चस्व है उसका, और उसके काउंटर में कोई और दूसरा देश नहीं है। तीसरा चीज़, जहाँ शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, वर्तमान में फ़िलहाल इनमें सहयोगात्मक संबंध है। और इसकी बजाय जो चीन है वो एक दूसरी सुपर पावर के रूप में बहुत तेज़ी से उभर रहा है। भारत और अन्य देश भी अपनी शक्ति को लगातार विकसित कर रहे हैं। एशिया का महत्व विश्व राजनीति में, विश्व अर्थव्यवस्था में काफ़ी बढ़ गया है, एशिया महाद्वीप में जितने देश हैं उनका। और अगली चीज़ जो है कि कई ऐसे नए देश बने हैं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। और जो सबसे प्रमुख बात है कि विश्व में नई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। जहाँ शीत युद्ध के दौरान सबसे बड़ी समस्या परमाणु युद्ध से बचाव या अमेरिका और सोवियत संघ के टकराव को रोकना था, वर्तमान समय में क्या मुद्दे प्रमुख हैं ये आप एक पैरा में ही इसे बहुत अच्छे से लिखा गया है कि जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणविक प्रसार, जलवायु बदलाव, पर्यावरण की हानि और महामारी मौजूद हैं। अब ये चुनौतियां हैं जो विश्व के देशों में विवाद को जन्म दे रही हैं, उनमें और ऐसे विवादों को जन्म दे रही हैं जो आगे चलकर भीषण रूप ले सकते हैं। ठीक है, तो इनसे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को सक्षम बनाना होगा और इस प्रकार के सुझाव करने आवश्यक है। जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है कि 1992 में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने, आम सभा मतलब जनरल असेंबली ने, ऐसी 3 कमियां ढूंढी कि जिसके कारण उसने कहा कि सुरक्षा परिषद का सुधार होना चाहिए। ऑफिशियली रूप से इस महासभा के द्वारा इस चीज़ को माना गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार जरूरी है। तो क्या क्या प्रमुख कमियां ढूंढी गई कि सुरक्षा परिषद जो है आज की जो राजनीतिक परिदृश्य है, वर्तमान परिदृश्य विश्व का, उसका नुमाइंदगी, उसका प्रतिनिधित्व नहीं करती। दूसरी चीज़ जो माना गया
कि जो सुरक्षा परिषद है, देखिए यहाँ पे मेनली सुरक्षा परिषद की बात हो रही है, सिक्योरिटी काउंसिल की, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की दूसरी सबसे प्रमुख एजेंसी है, कि उसके जो फैसले होते हैं उस पे ज़्यादातर जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी विकसित देश, उन्हीं के फैसलों की छाप होती है, उन्हीं का उस पे दबदबा रहता है, उन्हीं के हित के, उनकी सोच के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। और तीसरी चीज़, सुरक्षा परिषद में देशों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। सुरक्षा परिषद में सुधार, सदस्यता से संबंधित या प्रक्रिया से संबंधित सुधार को लेकर जो प्रमुख मसला है वो ये है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जैसे कि जो 5 स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के बनाए गए और जिन्हें वीटो पावर युक्त किया गया, मतलब वो अपनी वोट से किसी भी निर्णय को सुरक्षा परिषद के रोक सकते हैं, रोकने का अधिकार रखते हैं, इतनी शक्ति इन 5 देशों को अलग से दी गई, जो कि अन्य देशों को प्राप्त नहीं है। तो इस चीज़ के प्रति अब जो, और ये 5 देश कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो कई देशों की तरफ से ये मांग की जाती रही है कि सुरक्षा परिषद की ये जो स्थायी सदस्यता है इसमें विस्तार करना चाहिए, और जो नए विकसित देश हैं, जो महाशक्ति के रूप में तेज़ी से विश्व पटल पर उभर रहे हैं, उन्हें भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुरक्षा परिषद का जो मेन कार्य है वो है विश्व में शांति को कायम रखना। जिन 5 सदस्यों को स्थायी सदस्यता दी गई वो ये मान के दी गई कि ये 5 सदस्यों का किसी भी निर्णय पे सहमत होना विश्व शांति के लिए आवश्यक है। इसीलिए इन्हें वीटो पावर भी दी गई कि यदि कोई भी बड़ा देश, कोई भी महाशक्ति यदि किसी निर्णय से असहमत है तो उस निर्णय को लागू कर पाना संभव नहीं होगा। जैसा कि पहले का जो संगठन राष्ट्र संघ बनाया गया था, उसकी यही एक कमी थी कि उसमें छोटा देश, बड़ा देश, सबको एक समान शक्ति प्रदान कर दी गई थी। तो उसमें यदि कोई छोटे देश आपस में मिलकर किसी बड़े देश के खिलाफ प्रस्ताव पारित भी कर देते थे, कोई निर्णय ले भी लेते थे, तो उसे लागू नहीं करा पाते थे। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस कमी को ख़त्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जो विश्व राजनीति की वास्तविकता है, रियलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए जो विश्व के 5 बड़े देश थे, जो सैनिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्ति रखते थे, उन्हें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी गई और उन्हें वीटो पावर भी दी गई कि बिना उनकी सहमति के सुरक्षा परिषद कोई निर्णय नहीं लेगी। इसका कारण क्या था कि अगर यह देश किसी निर्णय पर सहमत नहीं है तो उनकी इच्छा के विरुद्ध वो निर्णय लागू भी करवाना संभव नहीं होता। वर्तमान समय में जो सुरक्षा परिषद में सुधार की बात हो रही है, तो उसमें यही बात हो रही है कि अब इस स्थायी सदस्यता को विस्तार दिया जाए। इन 5 देशों के अलावा भी जो विश्व के अन्य प्रमुख देश हैं, जो अब पटल पर उभर चुके हैं, उन्हें भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो एक मानदंड दिया गया है जो आपकी किताब में कि किन देश को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, कैसे निर्धारण होगा। तो उसमें ये मानदंड है कि उसकी आर्थिक ताकत बड़ी होनी चाहिए, सैनिक ताकत बड़ी होनी चाहिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का वार्षिक बजट है, हर देश उसमें एक निश्चित योगदान करता है, तो उसमें उसका योगदान अच्छा हो, अधिक हो, छोटा देश ना हो, उस बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता हो, जहाँ लोकतंत्र और मानवाधिकारों का रिकॉर्ड अच्छा हो, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, लोकतांत्रिक देश हो। और इसके अलावा जो भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से वो विश्व की एक बड़ी जनसंख्या का, बड़ी संस्कृति का, विविधतापूर्ण संस्कृति को नुमाइंदगी, मतलब प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि भारत स्वयं सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक प्रमुख दावेदार है।
ये भारत बहुत लंबे समय से ये मांग करता रहा है कि उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। तो जो आधार हैं, ये क्वेश्चन बहुधा पूछा जाता है कि भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे को बताइए या उसे क्यों मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर किताब में बहुत अच्छे से ये आपका दिया हुआ है कि किन आधारों पर भारत सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता की मांग करता है। जैसे सबसे बड़ी बात, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। विश्व का हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। दूसरी बात, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जो अपने निर्माण से लेकर अभी तक लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। तीसरी चीज़, संयुक्त राष्ट्र संघ की जितने भी कार्य हैं, जो भी निर्णय हैं, उन सबको बढ़ चढ़कर उन कार्यों में भारत हिस्सा लेता रहा है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयास हैं, शांति प्रयास करने संबंधी जो भी कार्यवाहियाँ होती हैं, उसमें भारत पूरा शुरू से लेकर अभी तक ठोस मतलब बहुत ही अर्थपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। तो इस वर्तमान समय में आर्थिक रूप से भी भारत जो है एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो इस प्रकार जो है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है, जो बजट में योगदान है, भारत उसमें नियमित रूप से योगदान देता रहा है। तो इन सब आधारों पर भारत जो है वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि चीन को छोड़कर जो बाकी 4 स्थायी सदस्य हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के, उन्होंने भारत की सदस्यता का समर्थन भी किया है। यद्यपि पाकिस्तान, चीन जैसे कुछ देश इसका विरोध भी करते हैं कि भारत को वीटोधारी स्थायी सदस्यता ना मिले, या एक विचार ये निकल के आता है कि स्थायी सदस्यता दे दीजिए मगर वीटो पावर ना दिया जाए। लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। अगर वीटो शक्ति के बिना स्थायी सदस्यता दी गई तो उस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका भारत नहीं निभा पाएगा जैसे कि वीटो युक्त देश के रूप में। ठीक है। इसके अलावा भारत के अलावा कुछ अन्य प्रमुख और देश हैं जिनके लिए स्थायी सदस्यता की मांग की जाती रही है, जैसे ब्राज़ील है, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि ये देश भी ऐसे हैं जो क्या कहते हैं देश में विश्व में एक बड़ी शक्ति हैं और इनको जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। तो ये कुछ मुद्दे हैं संयुक्त राष्ट्र में सुधार के। प्रमुखता जो भी सुधार हैं वो सुरक्षा परिषद में सदस्यता और उसकी प्रक्रिया को लेकर संबंधित है, और इसी में भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा भी आ जाता है।